जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जो स्टूडेंट अपने जो कृषि अर्थशास्त्र का पेपर है वो जो 28 फरवरी को होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सभी महत्वपूर्ण जितने भी उनके चैप्टर हैं इस बार के, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उन सभी से जो है अति और निश्चित उत्तरीय प्रश्नों को मैं छाट के लाया हूँ, अच्छी तरीके से कलेक्शन करके लाया हूँ। तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो से उसके तो उन्हें तो 100% सबसे ज़्यादा ही लाभ होने वाला है। बाकी आपको अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक्सप्लेन करने की, ताकि आप एक अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आपके 25-30 क्वेश्चन आपके हैं इस वीडियो में, और लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसका रहेगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये पूरे वीडियो का निचोड़ होने वाला है। जितने भी आपके चैप्टर हैं इस बार, उन सभी चैप्टरों का जो है ये निचोड़ है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। पूरे चैप्टर के जो है इसमें कवर हैं आपके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी के साथ। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाता है पूंजी का क्या अर्थ है। पूंजी जो होती है उसका क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, अर्थ पूछ लिया जाता है। तो पूंजी एक्चुअली है क्या, उसकी डिफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि प्रकृति प्रदत्त उपहारों के अतिरिक्त पूंजी में सभी प्रकार की संपत्तियाँ सम्मिलित होती हैं जिसमें आय प्राप्त की जाए। कहने का मतलब है पूंजी वो चीज़ें होती हैं जो प्रकृति के रूप में ना हो, प्रकृति के रूप में ना दी गई हो, मानव द्वारा जो है सर्जित की गई हो, जो मानव द्वारा सर्जित की गई हो, तो उनसे और लाभ कमाया जाए और उनसे और लाभ कमाया जाए, तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी पूंजी हो जाएंगी। जैसे कि इसमें आप समझ सकते हैं जो किसान है तो उसके लिए जो खुरपा होगा किसान का, वो क्या होगा, उसकी पूंजी होगी, क्योंकि उस खुरपे की सहायता से वो और भी पैसा कमाएगा, उससे और आय कमाएगा। क्योंकि जब भाई खेत जो है उसके पास है, उसमें उसने फसल बोई है, उसमें निराई गुड़ाई करनी है, तो किससे करेगा, खुरपे से करेगा। तो खुरपा क्या है, वो सहायता किसमें कर रही है, आय उत्पादन में कर रही है, तो वो उसके लिए क्या हुई, पूंजी हुई। क्योंकि ये जो है प्रकृति के द्वारा दी नहीं गई है आपको खुरपा, तो ये क्या मानव द्वारा कृत है, मानव द्वारा सृजित है, तो ये क्या होगी, पूंजी होगी उसकी। इसी प्रकार से आपका बढ़ाई है, अगर कोई बढ़ाई है, उसके बाद अगर लकड़ी है जो बनाता है, उसके औजार जो हुए वो सभी क्या होंगी, वो सभी उसकी पूंजी होंगी। क्या होंगी, वो पूंजी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूंजी समझ सकते हैं। पूंजी क्या होती है, प्रकृति के अलावा जो भी आपका जो होती है संपत्ति में शामिल किया जाता है पूंजी को, जिससे आय प्राप्त की जाए। मान लीजिए आपका जो मकान है, मान लीजिए आपके पास मकान है और मकान आप किराए पर दिए हैं। ठीक है, तो जो मकान जो आप किराए पर दिए, तो मकान क्या हुआ, आपकी पूंजी हुई, क्योंकि उससे आप अधिक आय कमा रहे हैं। उस जो है मकान जो है उसका जो किराया मिल रहा है आपको, तो वो क्या है, वो आपकी पूंजी हुई, उससे आप अधिक जो है पैसा कमा सकते हैं, आय कमा सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इससे, उसे क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सहकारिता का अर्थ है। सहकारिता का अर्थ क्या होता है, सहकारिता को कहते हैं कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा कोऑपरेट करो, क्या करो, कोऑपरेट करो का मतलब थोड़ा मदद करो या थोड़ा मेल हो, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, मेल होना चाहिए। इस प्रकार से सब समझ सकते हैं कोऑपरेट करने में। तो सहकारिता उसी प्रकार से है, एक ग्रुप तरीके का, एक इसमें कि लोग जो है मिलजुल कर के जो है काम करते हैं। क्या करते हैं, मिलजुल कर। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप सहकारिता, जिसमें लोग मिलजुल कर जो है काम करते हैं। जिसमें आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक संगठन का वह स्वरूप जिसमें कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, जिसमें कि कुछ व्यक्ति जो है आपस में मिलकर अपनी जो आर्थिक है उसे और ऊंचा कर सकें, उसे बढ़ा सकें। उस उद्देश्य से जो है संसाधनों स्वेच्छापूर्वक एकत्र करते हैं। मतलब कि जो अपनी आर्थिक उन्नति के लिए 4-5 लोग मिल गए और मिलकर जो है अपने संसाधनों की जो भी उनके संसाधन थे, और वे स्वेच्छा से, किसी के ऊपर जोर दबाव नहीं होता है, अपनी इच्छा से, स्वयं से
बिना किसी के दबाव से वो एकत्र होते हैं, एक संगठन बनाते हैं, उसके अनुसार जो है काम करते हैं ताकि उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। ठीक है, दूसरे बोलते हैं सहकारिता। ठीक है, मिलजुल कर, इसका मतलब होता है मिलजुल कर, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ती है। ठीक है, अगर पहले से आप सही से नहीं पढ़े, थोड़ा आप उसे अपनी लोकल लैंग्वेज या अपने जो है आम बोलचाल वाली भाषा में उसे समझने की कोशिश करिए, अपने जीवन से जोड़िए। अर्थशास्त्र का मतलब है अपने जीवन से जोड़िए, क्योंकि जीवन से जोड़ेंगे तब अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विनिमय के दो लाभ लिखिए। विनिमय के दो लाभ लिखिए। विनिमय के दो लाभ लिखिए। विनिमय के दो लाभों में जैसे कि विनिमय के दो लाभ, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है विनिमय में, दोनों पक्षों का लाभ होता है। विनिमय में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक क्रेता, जैसे कि आप मान लीजिए एक ये है कोई, ठीक है, इसके पास जो है आपके पास क्या है, इसके पास गेहूं है और इसके पास क्या है, चावल है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग हुए, इनके बीच में जो है यहाँ से चावल, यहाँ से गेहूं और यहाँ से चावल का विनिमय हो रहा है, तो इनके बीच में हो रहा है ना, तो इसमें कितने हुए, दोनों पक्ष, एक ये पक्ष हुआ और एक ए पक्ष हुआ, इन दोनों के बीच में जो है लाभ होता है। इनको चावल मिल जाता है, इनको गेहूं मिल जाता है। इन्हें आवश्यकता किसकी है, चावल की, इन्हें है गेहूं की, तो आपस में इन्हें जो है मिल गया, तो इस प्रकार से दोनों को लाभ हो गया। ठीक है, बाजार का विस्तार होता है, इससे बाजार जो बढ़ता है उसका विस्तार हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं विनिमय, एक्सचेंज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा वो है उपादान की परिभाषा लिखिए। उपादान की परिभाषा लिखिए। उपादान क्या होता है उसकी परिभाषा लिखना है, जिसमें कि आप लिख सकते हैं आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन क्या है, उत्पादन का मतलब है आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, आर्थिक उपयोगिता में सृजन करना है, वृद्धि करना है। ठीक है, उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाए, उसी के बाद बताएंगे उत्पादन की परिभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्पादन की परिभाषा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, कृषि के लिए खेती की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। खेती की कौन सी विधि उपयुक्त होती है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इसी का क्वेश्चन जो मॉडिफाइड करके आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछेगा कि विस्तृत खेती गहन खेती में अंतर स्पष्ट कीजिए। विस्तृत खेती क्या होती है और गहन खेती क्या होती है, तो ये उसकी पहले आप समझ लीजिए कि विस्तृत खेती क्या है। यहाँ पर विस्तृत खेती किसे कहेंगे, अगर कभी पूछ लिया जाए विस्तृत खेती का क्या अर्थ है तो उसे कैसे लिखेंगे, यह खेती ऐसी विधि जिसमें कृषि उपज बढ़ने के लिए, कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि का क्षेत्र का आकार में वृद्धि करते हैं। मतलब कहने का यह है कि जब कभी आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, कुल उपज को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, कुल उपज बढ़ाना है आपको, तो इसमें ध्यान किस पे किया जाता है, विस्तृत। आप यहाँ से जोड़िए विस्तृत, विस्तृत, तो इसमें क्या करेंगे, विस्तृत। तो उपज बढ़ानी है तो क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। किससे, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, यानी कि भूमि का जो क्षेत्रफल होता है उसे बढ़ाते हैं, उसे विस्तृत करते हैं। इससे समझिए, विस्तृत में क्षेत्र बड़ा, विस्तृत में क्षेत्र इसमें बड़ा करते हैं। उपज बढ़ाने के लिए जो क्षेत्रफल है, भूमि है, उसमें वृद्धि करते हैं तो उसे विस्तृत खेती कहते हैं। ठीक है, कुल उपज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, भूमि का क्षेत्रफल में बढ़ाव कर दें। पहले अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर है तो 4 हेक्टेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें विस्तृत खेती बड़े पैमाने पर की जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जैसे इसी में गहन और सघन, सघन और गहन एक ही को कहते हैं। इसमें क्या होता है, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक निश्चित भूखंड पर क्या करेंगे, श्रम पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करेंगे। यानी कि आपके पास जो जितनी आपके पास जमीन है या आपके पास लैंड है, ठीक है, उसी पर जो है खाली श्रम, ठीक है, ये निश्चित रहेगा कि इतना ही है, इसमें क्या करेंगे, श्रम बढ़ा देंगे, पूंजी बढ़ा देंगे। पूंजी बढ़ाने से मतलब है थोड़ा कृत्रिम रूप से, जैसे मशीनों का प्रयोग कर लें, ठीक है, इस सब से ये प्रयोग करेंगे, तभी तो पूंजी बढ़ा देंगे उसमें, तब जाके जो वृद्धि होगी तो उसे बोलेंगे सघन खेती, क्योंकि इसमें आपका क्षेत्रफल जो है वो निश्चित है, बाकी आप श्रम और पूंजी लगाकर जो इसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें आप इस प्रकार से आप अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सेशन यहाँ पर आप देखिए विस्तृत खेती और गहन खेती। तो विस्तृत खेती में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। विस्तृत जो खेती होती है उसमें उत्पादन जो है वो अपेक्षाकृत कम पैदा होता है गहन खेती के, और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। उत्पादन क्या होगा, इसमें अधिक होगा। ठीक है, इसमें खाली क्षेत्रफल बढ़ा देंगे
बस उसमें क्या है, उसमें श्रम बढ़ाएंगे, पूंजी बढ़ाएंगे तो देख रेख अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होता है, इसमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है गहन खेती में। नेक्स्ट आप बात करें इसमें, तो विस्तृत में आपका हो जाएगा भू प्रधान हो खेती होती है। इसमें भूमि जो है वो प्रधान होती है, क्योंकि उपज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, भूमि को बढ़ाएंगे, इसलिए इसमें भूमि क्या होगी, प्रधान होगी, मेन होगी। इसमें सघन खेती में क्या होगा, श्रम प्रधान होता है। सघन खेती में क्या होगा, श्रम प्रधान होता है, श्रम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसमें, तो आपका हो जाएगा जैसे कि प्रायः अल्प विकसित क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर होती है, विस्तृत खेती अल्प विकसित क्षेत्र में होती है। अल्प विकसित क्षेत्र जहाँ पर जमीन जो है पर्याप्त मात्रा में रहती है, विकास होता नहीं वहाँ पर, तो जमीन पर्याप्त मात्रा में जो है उपलब्ध रहती है, तो वहाँ विस्तृत खेती होती है। वहीं गहन खेती की बात करें तो जहाँ भूमि की कमी हो, जहाँ भूमि की कमी हो तथा जनसंख्या ज़्यादा हो, अब जगह है नहीं आपके पास, जैसे कि शहरों में, शहरों के किनारे जो होता है ज़्यादातर भूमि की कमी होती है, तो वहाँ पर जैसे कि आप बात करते हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप एग्रीकल्चर के हैं, तो आप लोगों को पता होगा एक वृद्धि जो बाग लगाने की विधियाँ होती हैं उनमें से एक होता है हेक्सागोनल, ठीक है, षष्ठभुजाकार जिसे बोलते हैं, षष्ठभुजाकार। तो उसमें जो बाग लगाने में होता है वो कहाँ पर उपलब्ध किया जाता है, ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, तो वो आपका लाया जाता है शहरों क्षेत्र के निकट, जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनके निकट लाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भूमि की कमी होती है। तो एक प्रकार का वो जो है सघन खेती ही है, तो वो क्या हुई, सघन खेती। तो उसी प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं आप, तो जो सघन खेती कहाँ करेंगे, जहाँ पर भूमि की कमी होगी, तब क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो है प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए क्या बढ़ा देंगे, श्रम बढ़ा देंगे, पूंजी बढ़ा देंगे, उसमें नए नए संसाधन प्रयोग कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते होंगे इस समय जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन चलता है, जैसे कि आपके जो ग्रीन हाउस है इन सब बना लिए जाते हैं, ठीक है, कम जगह है लेकिन उत्पादन बढ़ जाता है, तो ये सब जो है ग्रीन हाउस वगैरह सब है जो है सघन खेती में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रम की दो विशेषताएं बताइए। श्रम की दो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो श्रम जो होता है वो नाशवान होता है, क्या होता है, नाशवान होता है। श्रम जो है आपका नष्ट हो जाता है, नाशवान होता है। दूसरा है आपका श्रम उत्पादन का अनिवार्य साधन है, बिना श्रम के आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो है सक्रिय साधन के नाम से भी जाना जाता है। श्रम जो है क्या है, वो आपका सक्रिय साधन या अनिवार्य साधन है, क्या है, श्रम उत्पादन का अनिवार्य उपादान कह लीजिए या साधन कह लीजिए, ठीक है। ये सभी जो है इसकी श्रम की विशेषताएं होती हैं। ये नाशवान होता है, श्रम जो है नाशवान होता है, ये भी आपका अति में बनता है क्वेश्चन। श्रम क्या है, तो श्रम क्या है, श्रम नाशवान होता है। नेक्स्ट आपका है पूंजी। पूंजी क्या है, पूंजी का देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना दिया हूँ पूरे पूंजी चैप्टर का ही थोड़ा सा, ताकि आपको एक प्रकार से इससे क्वेश्चन लॉन्ग भी बनता है वो भी आप कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूंजी। पूंजी क्या होती है, पूंजी पहले विशेषता समझते हैं। पूंजी क्या होती है, मनुष्यकृत होती है। कैसी होती है, मनुष्यकृत होती है, मनुष्य के द्वारा तैयार की गई होती है। बचतों का परिणाम होती है। पूंजी कब बनेगी, बचत, जैसे कि आपके पास जितनी आय हो रही, आपके पास खर्चे हैं, जब खर्चे हैं उसके बाद जो बचता है तभी तो आप पूंजी बना पाएंगे। अब जैसे पूंजी आपके पास मकान बनानी है, ठीक है, पूंजी के रूप में आपको मकान बनाना है, तो पहले आपकी ज़रूरत जो होगी, मान लीजिए आप जितने आपके कमा के लाएं, ठीक है, जितने की आपकी कमाई हुई, उसके बाद आपको उस पर क्या करना है, खर्चा आपके पास होगा, खर्चा कर लेंगे, तब जाके जो बचेगा, तब जो बचेगा वो बचत होगी, तब जाके इस बचत का प्रयोग करके आप मकान बनाएंगे, तब जाके आप इसे क्या देंगे, किराए पर देंगे, क्या कहाँ पर देंगे, किराए पर देंगे, तब जाके आप ये पूंजी बना पाएंगे। तो ये रिजल्ट ओवरऑल किसका हुआ, बचत का। जब बचत होगी तभी आप जो है पूंजी तैयार कर पाएंगे, तो इसीलिए बचतों का यह परिणाम होता है। पूंजी की घिसावट, पूंजी में घिसावट होती है। अब जैसे कि मशीन आप लगाएं, कोई कारखाना खोलें, ठीक है, तो उसमें आप मशीनें का प्रयोग किए, मशीन का प्रयोग करिए, तो मशीन का जो है हमेशा चलेगी नहीं, उसमें घिसावट होती रहेगी, उसकी कभी कभी मरम्मत भी करानी पड़ेगी, ठीक है। आप मकान का, जैसे मकान का बात करते हैं, तो मकान मालिक का जो है कभी प्लास्टर करवाता है, कभी उसमें दिक्कत होती है, उसमें पेंटिंग वेंटिंग सब कराता है, तो ये सब क्या है, मरम्मत होती है, यानी कि उसमें घिसावट होती है। तो ये सब जो आ जाएंगी, तो ये भी आपकी पूंजी की विशेषता होती है। पूंजी अस्थायी होती है, पूंजी आपकी फिक्स नहीं होती है, अस्थायी रहती है, ठीक है। पूंजी जो है आपकी फिक्स नहीं रहती है, अस्थायी होती है। नेक्स्ट आपके पूंजी में उत्पादकता होती है। पूंजी में उत्पादकता होती है, उत्पादकता में आय, जिससे कि आय आ सके, उससे उत्पादन हो सके कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उत्पादकता होती है पूंजी में, पूंजी में क्या होगी, उत्पादकता होगी। इसे आप समझ सकते हैं कोरिलेट करके,
ठीक है, अगर आप मकान वाले एग्जाम्पल समझ पाए, मकान वाले एग्जाम्पल समझ लीजिए। बाकी कोई दुकान हो तो आपके पास, कोशिश करिए जहाँ पर जिस स्टेज में आप हैं और जिससे आप जुड़े हुए हों उससे कोरिलेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसी में पूंजी के प्रकार कितने होते हैं। तो पूंजी के प्रकार होते तो कई प्रकार से हैं, लेकिन दो प्रकार जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चल पूंजी और अचल पूंजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चल पूंजी में बात करेगा तो चल पूंजी में जैसे कि आपके जहाँ पर एक बार प्रयोग की जाए, ऐसी पूंजी जिसे एक बार केवल प्रयोग की जाए उसे बोलेंगे चल पूंजी। जिससे एक बार ही प्रयोग किया जाए उसे क्या बोलेंगे, चल पूंजी बोलेंगे। चल पूंजी जैसे डाली गई खाद, अगर आप खेत में खाद डालते हैं तो एक ही बार प्रयोग कर पाएंगे, दोबारा नहीं प्रयोग कर पाएंगे, तो क्या होगी, चल पूंजी होगी। चली गई, चल पूंजी यानी कि चली गई, यानी एक बार में चली गई। ठीक है, चल पूंजी चली गई, एक बार डाले फिर चली गई, उसके बाद उससे दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। स्याही, पुस्तक पर छपाई, पुस्तक की जो छपाई होती है में जो स्याही लगती है वो एक ही बार प्रयोग में आती है। कपड़ा, कपड़ा खाने में कपास, यानी जो कपड़ा बनाता है, जहाँ कपड़ा का जो कारखाना होता है वहाँ पर जो है कपास का जो प्रयोग होता है वो एक ही बार प्रयोग कर पाएंगे। तो क्या हुई है, कपास जो है क्या, चल पूंजी हुई। अचल पूंजी में क्या आता है, बार बार प्रयोग करें और टिकाऊ होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पूंजी टिकाऊ होती है, तो वो आपकी अचल पूंजी जो होती है वो टिकाऊ होती है। कैसी होती है, टिकाऊ होती है। अचल पूंजी जो होगी आपकी वो कैसी होगी, वो आपकी टिकाऊ होती है। अचल पूंजी क्या होगी, वो टिकाऊ होगी। इसमें कि ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जो है आपकी टिकाऊ पूंजी है। एक बार आप फील्ड से तैयार किए, उसके बाद उससे पाटा लगाने के लिए प्रयोग किए, उसके बाद नेक्स्ट जो फसल बोए आप उसमें जो है पाटा लगाने का काम किए, जुताई का काम किए, तो बार बार ये प्रयोग होने वाली पूंजी होती है, इसे अचल पूंजी कहते हैं। बैल हल, मशीन, कारखानों की इमारतें, कारखाने की जो इमारत बनी होती है वो भी आपकी जो है अचल पूंजी में आती है। किसमें आएगी, अचल पूंजी में आएगी। ठीक है, इसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए अभी कपड़े की कारखाना है, बाद में कहीं सिलाई की कारखाना पड़ जाता है, कहीं आपका चमड़े का कारखाना पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या है, वो तो आपके पास रहेगी, उसे बार बार प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्या होगी, अचल पूंजी होगी। अब पूंजी के महत्व कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादातर पूंजी के महत्व जो पूछा जाता है वो कृषि में पूछा जाता है। कृषि में पूंजी का महत्व क्या है, तो कृषि उद्योग धंधों की स्थापना, कृषि उद्योग धंधों की स्थापना में है पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे कि गन्ना मिल लगाना, ठीक है, गन्ना मिल लगाना, ये सब जो है आपका जो है चावल मिल लगाना, ये सब जो है उद्योग धंधों में आ जाएंगे। कुटीर उद्योग बहुत सारे होते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग की यूनिट लगा देना है, जैसे कि अचार फैक्ट्री लगा देना, ये सभी जो है उद्योग धंधों में जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। गहन खेती में प्रयोग होती है, जैसे बताया था गहन खेती में क्या है आपका जो कृत्रिम रूप से मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब किससे संभव हो पाएगा, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन या ग्रीन हाउस कर देते हैं गहन खेती में, तो ये संभव किससे होगा, ये पूंजी से होगा। बिना पूंजी के कुछ नहीं हो पाएगा। हरित क्रांति जो आई थी भारत में, हरित क्रांति आपको पता होगा, हरित क्रांति कब आई थी, तो 1966 में आई थी। ठीक है, हरित क्रांति 1966 में, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वो गेहूं पर दिया गया था, गेहूं एवं धान पर, गेहूं एवं धान पर सबसे ज़्यादा गेहूं पर हुआ था। ठीक है, तभी बौनी प्रजातियाँ डेवलप की गई थी, जिसके कारण गेहूं जो है आपकी हरित क्रांति संभव हुई थी। ठीक है, और इसमें बात करें अगर पूंजी की, तो इसमें पूंजी की बहुत लगी थी, तभी जाके ये संभव हो पाया था। हरित क्रांति भी तभी संभव हो पाई थी, क्योंकि पूंजी बिना कुछ नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आपका विभिन्न कृषि कार्यों के लिए और भी किसी कार्य होते हैं, खाद डालने का काम है, जुताई का करने का काम है, ये सब जो कार्य होते हैं इनके लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विनिमय की परिभाषा लिखिए। विनिमय की परिभाषा क्या होती है, तो विनिमय की परिभाषा आप लिख सकते हैं, कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदल बदल को विनिमय कहते हैं। कम आवश्यक वस्तुओं को अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदल बदल को विनिमय कहते हैं। मान लीजिए हमें ज़रूरत है आज चाय की, वो आपके पास है कॉफ़ी। ठीक है, हमें ज़रूरत किसकी है, चाय की, आपके पास है कॉफ़ी लेकिन आपको चाय की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, हमें ज़रूरत थी कॉफ़ी की तो हमें कॉफ़ी मिल जाएगी, तुम्हें ज़रूरत थी चाय की, तुम्हें चाय मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है अदला बदली करते हैं। ये जो है आपकी साइंटिफिक भाषा है। ठीक है, साइंटिफिक जो इनके देने वाले हैं इस परिभाषा को, उनके नाम मैं नहीं लिखा हूँ, बाकी आप लिखना चाहें तो वहाँ पर नाम के अनुसार भी लिख सकते हैं। बाकी आपको बता दें मोटा मोटा, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि आपको पहले बात तो आपसे ये कहेगा नहीं कि इसके अनुसार बतानी है। ठीक है,
बाकी आप जैसे कि इसमें से एली हैं, एली है और मार्शल है, मार्शल, और जैसे पीगू हैं। इन सभी के कुछ कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सभी चैप्टरों में आपको मिल जाएंगे, मोटे मोटे जो जो चैप्टर हैं उनमें सब में मिल जाएंगी। जब आपको कुछ भी ना आ जाए, जैसे कि पता ही नहीं चल रहा है क्या है, तब जाके एक दो जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं एक्स्ट्रा में कि हाँ इनके अनुसार है ये। ठीक है, पहले आप यहाँ पर लगाइए, आप यहाँ पर लिख दीजिए इनके अनुसार है, या डायरेक्ट इनका नाम लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जब आपको कुछ ना आए तो किसी का भी नाम, लेकिन एडम स्मिथ मत कर दीजिएगा। एडम स्मिथ जो है मुख्यतः जो है आपकी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में ही उनका नाम चलता है बस। ठीक है, ये तो मतलब उसके लिए बता रहा हूँ जो जिसे कुछ भी नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है, तब जाके ऐसा कर सकता है वो, अगर पूछता है कि किसी के अनुसार जो है बतानी है तब। बाकी आप ऐसे भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बताएं इसमें जैसे कि विशेषताएं जो होती हैं विनिमय की, तो विनिमय की विशेषताओं में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को लाभ होता है। दो पक्ष होंगे और दोनों पक्षों का क्या होगा, इसमें लाभ होगा। ठीक है, विनिमय में एक ये पक्ष हो गया, एक ये पक्ष हो गया, इन दोनों के बीच में लाभ होगा, दो पक्ष हो जाएंगे, लाभ दोनों को होगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, बाजार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तथा इसकी परिभाषा लिखिए। बाजार के अर्थ स्पष्ट करना है आपको और उसकी परिभाषा लिखना है। तो आम बोलचाल में अगर बात करें तो क्या होगी, आम बोलचाल में तो एक कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये आपका आम है, ये आपका क्या है, आम है। ठीक है, इसके आपके क्रेता है और इसके विक्रेता है। इधर आपके जो है क्रेता है और ये विक्रेता है, ये कोई स्थान है। मान लीजिए आपके पास जो नियर में जो मंडी हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो मंडी होगी तो वहाँ पर जो क्या होगा, वहाँ पर वस्तु होगी आपकी आम, वहाँ पर क्या होंगे, क्रेता भी होंगे और विक्रेता भी होंगे। तो आम बोलचाल में कह सकते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता उस वस्तु के मौजूद हों, उसे क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपकी अर्थशास्त्र में परिभाषा होगी वो हो जाएगी जहाँ किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले होते हैं, जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं तथा उनके मध्य इस प्रकार का संपर्क पाया जाता है जिससे उस क्षेत्र में उस वस्तु की कीमत में समान होने की प्रवृत्ति होती है। अब जहाँ क्रेता विक्रेता हों और वहाँ के जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र में जो है उसकी मूल्य जो है, कीमत जो है उस वस्तु की लगभग एक समान रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे जो भी विक्रेता हो उसके अनुसार जो है उसका जो है जो मूल्य है उस वस्तु का वो हमेशा समान रहना चाहिए। ठीक है, उस क्षेत्र में पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जो है जो भी क्रेता है और विक्रेता के बीच में जो कीमत की बात आती है तो वो समान रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, एक समान जो है रहनी चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे उस एरिया को। बाकी आपको जैसे समझ में आए, अगर आपको ना समझ में आए वहाँ पर तो आम बोलचाल वाली भाषा भी आप लिख कर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आम बोलचाल वाली भाषा जो है उसे भी समझ सकते हैं। आप इस प्रकार से बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण के लिए भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें कि आप चार भाग होते हैं, एक स्थानीय बाजार होता है, एक प्रांतीय बाजार होता है, एक राष्ट्रीय बाजार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। ठीक है, स्थानीय बाजार में जो है आपका किसी स्थान विशेष शीघ्र नष्ट होने वाली, इसमें क्या होती है, ऐसी कमोडिटी आती है, ऐसी चीज़ें आती हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, जैसे कि दूध आपका है, आपकी सब्जियां हैं, आपकी मिठाई है, ये सब क्या आ जाएंगी, स्थानीय बाजार में आ जाएंगी। इसी प्रकार से प्रांतीय बाजार, राजस्थानी चोली है, ठीक है, चोली घाघरा, पंजाब के स्त्रियों के चूड़ा, ये सभी क्या है, प्रांतीय जो है प्रांतीय बाजार के अंतर्गत आएंगे। और भी इसमें जैसे कि आपका लखनऊ की चिकन करी समझ रहे हैं क्या होती है, खाने वाली नहीं, इसमें क्या होती है कि आपके जरी का काम होता है, जो आपके साड़ी देखे होंगे उसमें गोटे का काम होता है, वो सब जो है लखनऊ का सबसे ज़्यादा फेमस होता है। और ये जो है जो प्रांतीय में आ जाएगा इस ये भी आपका। राष्ट्रीय क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय देश में क्या आ जाएगा,
राष्ट्रीय में आपका राष्ट्रीय में आपका जो है आपका पूरे देश में, जब पूरे देश में आपका जो है व्यापार हो तब जाके आपका हो जाएगा राष्ट्रीय। जैसे चावल का है, कपास का है, धोतियों का है, साबुन का है, और जैसे कि आपकी बनारस की साड़ियाँ हैं, तो ये सब जो है आपके राष्ट्रीय पूरे नेशनल लेवल पर हैं, तो ये आपके आ जाएंगे राष्ट्रीय। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या होगी, जब दो या दो अधिक राष्ट्रों के बीच में, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में जो है, ठीक है, जब आपका व्यापार होता है, जैसे कि आपका अर्बन कंट्री जो है, जैसे कि सऊदी अरब है, वहाँ से पेट्रोल मंगाया जाता है, तो वहाँ से जैसे कि आपका जो होता है, जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, पेट्रोल, हीरे, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब दो कंट्रियों के बीच में जो है होगा, दो देशों के बीच में जब होगा तब उसे अंतर्राष्ट्रीय बताएंगे, कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ति से क्या अभिप्राय है। पूर्ति से क्या अभिप्राय होती है, तो किसी वस्तु की पूर्ति उस वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की पूर्ति उस वस्तु की वह मात्रा जिसे किसी निश्चित समय निश्चित कीमत पर बेचने के लिए बाजार में प्रस्तुत की जाती है, उसे बोलेंगे पूर्ति। पूर्ति उसे बोलेंगे, किसी वस्तु की पूर्ति उस वस्तु की वह मात्रा होती है, एक कोई वस्तु है उसकी वह मात्रा को माना जाता है, जिसे एक निश्चित समय होना चाहिए, एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, तब जब बेचना जाए तो बाजार में प्रस्तुत की जाती है, बेचने के लिए बाजार में प्रस्तुत की जाती है एक निश्चित कीमत पर, निश्चित कीमत निश्चित समय पर जो है, तब जाके उसी बोल देंगे पूर्ति। उसके नियम भी पूछे जाते हैं, पूर्ति का नियम ये सब होते हैं इसमें, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ये डिफिनीशन आप अच्छी तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो है निश्चित उत्तरीय और जो है अति उत्तरीय क्वेश्चन यहीं से आपके हो जाएंगे सभी, ठीक है। अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होती है। ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है, जो कि कृषि की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है। कृषि क्षेत्र में जो है लोन देने का काम जो करती है वो नाबार्ड ही करती है, वो सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लगान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। लगान क्या होता है, लगान की अगर बात करें तो लगान का जो है उत्पादन के उन साधनों को दिए जाने वाले भुगतान के लिए किया जाता है जिनकी पूर्ति लोचदार होती है। तो ये आपकी ये डिफिनीशन होगी, लेकिन रिकॉर्डों की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, रिकॉर्डों की जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है। लगान जो होती है भूमि की उपज का वह भाग माना जाता है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप कहीं पर अब मान लीजिए क्या करते हैं, ठेके पर जो ज़मीन होती है वो बहुत सारे जो होते हैं वो क्या ले लेते हैं, ठेके पर ले लेते हैं। एक प्रकार से ठेके पर जो ले लेते हैं तो क्या देते हैं, वो जो है जैसे कि 1 साल पर लिए तो 1 साल के लिए जो है क्या करेंगे, उनको जो है जो भूमिपति होगा जिसकी ज़मीन होगी उसके ज़मीन के प्रयोग के बदले में उसे क्या देंगे, पैसा देंगे। जो भी अपना वो पैसा फिक्स रहता है कि 8-10 हज़ार जो भी हो, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए लगान उस हिसाब से आपका चलेगा। जैसे कि आपकी ये ज़मीन है, आप ये इनको जो है दे दिए, आप इनको जो है आप दे दिए किस पे, रेंट पर दे दिए, ठीक है। तो इसमें जो है आप जो जब दे देंगे तो ये आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। तो ये जो है इस भूमि की जो है उर्वरा शक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसकी मिट्टी का प्रयोग करेंगे। तो इसकी जो शक्तियाँ हैं मिट्टी या इसकी सबकी, इनके प्रयोग के बदले में इन्हें क्या देना होगा, भूमालिक को देना होगा क्या, लगान देना होगा या पैसा देना होगा। ये मोटा मोटा आप समझने के लिए है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इस प्रकार से समझ सकते हैं, पैसा दिया जाता है क्योंकि मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में जो है दिया जाता है भूमिपति को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपभोग की परिभाषा लिखिए। उपभोग की परिभाषा कौन कौन सी होती है और अर्थ लिखिए। एली के अनुसार अर्थशास्त्र में उपभोग का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय
मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं सेवाओं के प्रयोग से होता है। जो मानवीय आवश्यकता होती है, मान लो मनुष्य की जो कई सारी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी संतुष्टि के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं, वस्तुएं दी जाती हैं या सेवाएं दी जाती हैं, उनका क्या बोलेंगे? उपभोग बोलेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? उपभोग कहेंगे। मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आपको क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए, तो उसको जो खाने जो है वो क्या होगा? आपकी वस्तु है या आपको कोई सेवा दी जाए, ठीक है, आप उससे बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाएं तो आपका क्या होगा? वो सेवा करेगा, वो सेवा करेगा ना, तो सभी क्या होंगे? सभी उपभोग होंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इच्छा तथा आवश्यकता में निम्नलिखित अंतर लिखिए। यहाँ पर लिख लीजिए, इच्छा तथा आवश्यकता में अंतर लिखिए। इच्छा तथा आवश्यकता में अंतर लिखना है इसमें। तो इसमें जैसे कि इच्छा, कभी कभी आपसे डायरेक्ट आवश्यकता भी पूछ लिया जाता है, आवश्यकता क्या है और आपकी इच्छा क्या है, तो उसमें आप इसे भी लिख सकते हैं इसमें। जैसे कि इच्छा एक क्या होती है? व्यापक अवधारणा होती है। व्यापक मतलब विस्तृत होती है। आवश्यकता क्या होती है? संकुचित अवधारणा होती है। नेक्स्ट है आपका इसमें प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक जो इच्छा है वो आवश्यकता नहीं बन सकती। हर एक इच्छा जो आपकी है वो आवश्यकता कभी नहीं हो सकती। प्रत्येक आवश्यकता जो है आपकी वो प्रारंभ में क्या होती है? वो इच्छा होती है। प्रत्येक जो इच्छा है वो आवश्यकता नहीं हो सकती है। मान लीजिए आपका जो हो जाएगा, प्रत्येक आवश्यकता आरंभ में क्या होती है? इच्छा होती है। प्रत्येक जो आवश्यकता होगी वो आरंभ में इच्छा होती है, और प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं बन सकती है, बन पाती है। हर एक जो इच्छा है आपकी, ये संभव नहीं है कि आप जो है जो अभी आपकी इच्छा हो उसे पूर्ण हो जाए, ठीक है, वो आपकी आवश्यकता ही हो जाए, ठीक है। कुछ इच्छाएं जो है नष्ट भी हो जाती हैं, जैसे कि इच्छाओं की आवश्यकताओं को जन्म देती हैं। हालांकि ये आपका ये सही है कथन कि इच्छाएं जो होती हैं वही आवश्यकताओं को जन्म देती है। अगर आप इच्छा करेंगे तभी आप वो आवश्यकता बनेंगी और तभी आप उसको पूर्ण कर पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे कि आवश्यकताएं इच्छाओं का परिणाम होती हैं। जब आप इच्छा किए तो आवश्यकता का जन्म हुआ, और जब आवश्यकता जो है, जो इच्छाओं का जो रिजल्ट हुआ, इच्छाओं का रिजल्ट जो आया क्या आया? वो आवश्यकता बन गई, ठीक है। जो इच्छा किए थे उसका क्या बन गई? तो इस परिणाम क्या बनना है उसका? आवश्यकताएं बन गई। नेक्स्ट आपका इच्छाएं जो होती है वो तीव्र गति से आती हैं, तीव्र गति से होती हैं। इच्छाएं हर समय आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं। मैं ये कर लूँगा बीएससी, अब इसके बाद जो है जैसे कि इंटर करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, बीएससी करूँगा, उसके बाद ये जॉब की तैयारी करूँगा, ये करूँगा, उसके बाद ये बनूँगा, कभी दरोगा बनूँगा, कभी क्या बनूँगा, ये सभी मतलब कई सारी जो है अंदर इच्छाएँ चलती रहती हैं, इच्छाएँ चलती रहती हैं। लेकिन आवश्यकताएँ ऐसी नहीं है। आवश्यकताएँ क्या है? साधनों के अनुसार धीमी गति से बढ़ती हैं। जैसे आपका संसाधन होगा उस हिसाब से आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, ठीक है। आप मान लीजिए एक गांव के परिवेश से रहते हैं, तो अगर आपका भाई मान लीजिए अभी कच्चा मकान है, ठीक है, वो आपका धीरे धीरे जो है साधन बढ़े तो आप उसे पक्का बनवा लिए, ठीक है, तो अब आपके जो है सुविधाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। और जब पक्का बनवाएंगे तो फिर उसमें बड़ा फर्श कराएंगे, पोछा लगवाएंगे, तो सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे जैसे आवश्यकता जैसे आपके पास साधन के अनुसार आते गए, उसी हिसाब से आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। अब ये लाना है, उसमें तार डलाने, पंखे लगवाने, ये है वो है, सब चीज़ें, हर एक चीज़ मतलब समझ रहे, को रिलेट करना है अपने जीवन से, समझ रही अपने जीवन से समझेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि ये अर्थशास्त्र है, ये एक दिन में समझ में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे रेक्टिफिकेशन तो किया ही जा सकता है, लेकिन कुछ समझ के, ठीक है। तो आप लोग इसे समझिए अच्छी तरीके से, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब जाके आप सबको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मांग। मांग का अर्थ बताइए। मांग का अर्थ बताना इसमें क्या होती है? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो कि कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम क्या होता है? तो मांग का नियम क्या कहता है? वस्तु की कीमत घटने से, वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। उसकी क्या होगी? मांग बढ़ जाएगी। किसी वस्तु की कीमत अगर घटेगी तब जाके उसकी मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। यही मांग का नियम है। दूसरा इसमें बस पॉइंट है आपका, वस्तु की कीमत बढ़ने पर, जब वस्तु की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी,
वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उसकी मांग जो है वो आपकी ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगी। क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसी बोलते हैं मांग का नियम। क्या बोलेंगे, मांग का नियम। मान लीजिए जैसे कि आपका कभी कभी टमाटर या जो प्याज है आपका कभी कभी 70+ रुपये किलो जो है चला जाता है, 120-100 तक पहुंच जाता है। तब जाके जब इसकी जो क्या हुई कीमत जब उसकी बढ़ जाती है तो उसकी मांग बहुत कम होने लगती है। सभी लोग जो है टमाटर लेना जो है उसका कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव होता है, एक दूसरे के जो है रेशियो में चलते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। अगर एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मांग का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए। सहकारिता का जो है अर्थ क्या है उसे परिभाषित करना है। जैसे अर्थ इसमें क्या है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर संगठित होकर कार्य करना क्या कहलाता है, वही आपका जो है क्या होगा, सहकारिता होगा। और डिफिनीशन जो आप इसकी पहले मैं बता चुका हूँ, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। क्या होती है सहकारिता की डिफिनीशन, वही है कि स्वेच्छापूर्वक जब है आर्थिक उन्नति के लिए जो संगठित होकर काम करते हैं तो उसी को बोलते हैं सहकारिता। क्या बोलेंगे, सहकारिता। नेक्स्ट आपका ग्रामीण बैंक क्या होती है। ग्रामीण बैंक क्या होती है, यह प्रश्न जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर लीजिएगा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों, छोटे तथा सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, छोटे उद्यमियों को संस्था साख उपलब्ध कराने के लिए की गई है। मतलब कहने का मतलब है ग्रामीण बैंकों की स्थापना इसलिए की जाती है जिससे कि कमजोर वर्ग होते हैं, छोटे वर्ग होते हैं, जैसे सीमांत जो किसान होते हैं, मार्जिनल किसान कैसे कहते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल किसान कहते हैं। और भूमिहीन श्रमिक होते हैं, छोटे उद्यमी होते हैं, उनके पास जैसे कि लोन की व्यवस्था जो कराते हैं वो सब ग्रामीण बैंक के द्वारा की जाती है, साख की जो है प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता क्या होती है। सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, तो किसी समाज के विभिन्न प्रकार के समूहों के मध्य लोगों के आने जाने की इस निरंतरता जो कंटिन्यूटी है प्रक्रिया को ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। जो समाज है उसमें विभिन्न प्रकार के जो समूहों के लोग होते हैं, ठीक है, समूहों के लोग के मध्य में जो आने जाने की निरंतरता बनी रहती है, प्रक्रिया बनी रहती है, उसे ही सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट आपका साख का क्या अर्थ होता है। साख का क्या अर्थ होता है, साख का क्या अर्थ होता है, तो साख का अर्थ जो है अर्थशास्त्र में क्या है, इसे ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास का है साख होता है। ठीक है, साख का जो अर्थ होता है वो ऋण लौटाने या भुगतान करने के लिए जो क्षमता या विश्वास होता है, जैसे कोलेटरल देते हैं, ठीक है, गिरवी कोई चीज़ रखते हैं उसमें विश्वास एक होता है कि हाँ लौटा देंगे, तो ये जो है आपका साख कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका प्रश्न आ जाता है आपके सामने, ये उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की परिभाषा आपको लिखनी है, किसी वस्तु की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। ठीक है, किसी मनुष्य की जो मानवीय आवश्यकता है, आवश्यकता को संतुष्ट करने की जिसके अंदर क्षमता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उपयोगिता बोलेंगे या तुष्टि गुण बोलते हैं। किसी वस्तु की जो मानवीय आवश्यकता है, कोई भी आवश्यकता हो सकती है, अगर उसे संतुष्ट करने की अगर क्षमता है उसके पास, तो उसे क्या बोलेंगे, अपने जीवन से जोड़िएगा, संतुष्ट करने की जो है क्षमता जो है जिसके अंदर हो। समझ रहे हैं ना, आप लोग को रिलेट कर लेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से समझदार हैं। संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता या तुष्टि गुण कहते हैं, तो क्या कहेंगे, उपयोगिता कहेंगे। नेक्स्ट आपकी है सीमांत उपयोगिता या तुष्टि गुण की मार्जिनल परिभाषा क्या होगी, सामान्य उपयोगिता क्या होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उपयोगिता। ठीक है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल तुष्टि गुण में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से उपभोग में कुल उपयोगिता जो है आपकी कुल तुष्टि गुण में जो वृद्धि होती है, तो उसी को बोलेंगे सीमांत तुष्टि गुण कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। इसका सूत्र आपका है सीमांत तुष्टि गुण वस्तु के कुल तुष्टि गुण में परिवर्तन अपॉन वस्तु की
कुल मात्रा में परिवर्तन जो है वही आपका कहलाएगा सीमांत उपयोगिता कहलाएगा, सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपका ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपका हो जाता है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये आपका जो है टोटल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होती है जो परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं टोटल जो है क्वालिटी, इसे क्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे कुल तुष्टि गुण, टोटल जो आपकी उपयोगिता है उसमें जब परिवर्तन आता है कोई चीज़ एडिशनल लाने से तो उसी के बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट आपका भूमि विकास बैंक का अर्थ होता है, भूमि विकास बैंक कौन कौन से होते हैं, इसमें इनका क्या क्या रोल होता है। तो ऐसी बैंकिंग संस्था जो किसानों को उनकी भूमि को जो है गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण देते हैं, दीर्घकालीन ऋण देते हैं। कैसे? लंबे समय के लिए 6 से 8 जो साल तक जो है अपना देते हैं, दीर्घकालीन होते हैं सभी। जैसे कि कृषि के स्थायी सुधार के लिए, कृषि में कोई सुधार चाहिए, मान ली ऊसर भूमि है उसके सुधार के लिए जो है भूमि विकास बैंक पैसे देते हैं। भूमि खरीदने के लिए भी देते हैं, ये सभी कौन करते हैं? भूमि विकास बैंक करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मुद्रा परिभाषित कीजिए। मुद्रा परिभाषित या परिभाषा इसकी लिखना है आपको। कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम जो दोनों के लिए समान हो, उसे दोनों को संतुष्टि हो, दोनों एक दूसरे को ले सके, ऐसी कोई भी माध्यम, तो जैसे कि पैसे में करते हैं तो वही मुद्रा है वही। ठीक है, दोनों को मंजूर हो, समझ रहे हैं ना, दोनों को जब मंजूर हो वो चीज़, जिसमें कि मूल्य मापन, किसी वस्तु का क्या होगा? मूल्य मापन संचय का कार्य करती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका, जैसे कि आपका स्टील ले लीजिए, स्टील जो स्टील है तो इसमें क्या है, आपका स्टील आपको बेचना है, तो जो बेचना है और जिसे खरीदना है दोनों के लिए जो है जैसे कि रुपए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही आपका जो मुद्रा, जो मुद्रा की बात यहाँ पर है, तो यहाँ पर मुद्रा जो प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो उसमें जो है खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को वो क्या है? ग्राह्य है, कोई दिक्कत नहीं, दो वो भी ले सकता है और देने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वग्राही है। बस इसी को आप समझ लीजिए, दोनों सर्वग्राही है। और जो मूल्य है उसका, इस स्टील का, वो इसका संचय हो रहा है, इसका मतलब मूल्य एक संचयित उसकी क्षमता है कि इतने जो है कि रुपया होगा, इसकी इतनी मुद्रा होगी। वही चीज़ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन किसने दी थी? क्राउथर ने दी थी, क्राउथर। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब थोड़ा जीवन से अपने जोड़िएगा, तभी आसानी से सीख पाएंगे इसे। अगर आप लोग अभी तक हमारा जो 50+ MCQ वाला वीडियो नहीं देखें, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि MCQ अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो अच्छी रहेगी, बात रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैंक को परिभाषित कीजिए। बैंक क्या होती है उससे परिभाषित करना है बैंक को। तो इसमें आप जैसे कि बैंक एक व्यक्ति संस्था को कहते हैं, एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है जो मुद्रा तथा साख की व्यवसाय करती है। साख या मुद्रा की जो है व्यवसाय करती है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बैंक कहेंगे, बैंक कहेंगे। व्यक्ति यहाँ पर जैसे कि साहूकार है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे आम बोलचाल भाषा में ही कर देते हैं ना कि हमारी बैंक तो ये भाई साहब हैं हमारी बैंक, यानी कि उन्हीं के पास जो है पैसा है, वो उसका व्यवसाय करते हैं, वो पैसा उन्हीं से अब लेंगे ये, तो यही चीज़ है यहाँ पर बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रतिफल के नियम। प्रतिफल के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स किसे कहते हैं? तो इसमें आपका जैसे कि 3 नियम होते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स के जो है 3 नियम होते हैं। तो पहला होता है आपका प्रतिफल का ह्रास नियम। प्रतिफल का जो ह्रास नियम होता है वो क्या होता है? प्रतिफल का ह्रास नियम, जिसमें कि इंक्रीजिंग, जब कुल उत्पादन आपको बढ़ाना होता है, कुल उत्पादन क्या है? बढ़ाना है। ठीक है, जब कुल उपादान जितने उपादान होते हैं उनको क्या करते हैं? उन्हें बढ़ा दिया जाता है। हमें कुल उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें जो उपादान है, उपादान कौन से? भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, उद्यम। भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, उद्यम जो है हमारे उपादान होते हैं। तो हम क्या करेंगे? सारे उपादानों को बढ़ा देंगे, तब भी जो है हमारे उत्पादन में कमी ही रहेगी। उत्पादन जो हमारा होगा वो कम रहेगा, उसमें कमी दिखाई देगी। हमने क्या किया है?
कुल उत्पादन बढ़ाना है हमें। इसके लिए हमारे जितने उपादान थे, भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, हम सबको बढ़ा दिए, लेकिन तब भी हमारा जो है उत्पादन कमी हो रहा है। तो ये क्या हुआ, प्रतिफल का ह्रास नियम, हमने लगाया ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसमें रिटर्न जो है वो कम आ रहा है, तो इसीलिए प्रतिफल का ह्रास नियम, ठीक है। ह्रास नियम कहेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न नहीं होता है, प्रतिफल का मतलब होता है लॉ ऑफ रिटर्न, जितना लगाएं उससे हमें कितना मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, कमी मिल रही है, तो प्रतिफल का ह्रास नियम हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रतिफल का वृद्धि नियम, वृद्धि नियम यानी कि किसी उत्पादन क्षेत्र में, किसी भी उत्पादन क्षेत्र में इकाई उपादान में इंक्रीजिंग की जाए, इकाई उपादान में, जैसे कि आपका श्रम बढ़ा दिया जाए या पूंजी बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें है, यहाँ पर भूमि बढ़ा दी जाए। तो किसी उत्पादन हमें पूरा करना है, उत्पादन क्षेत्र जो भी है उनमें से एक को हमें बढ़ा देना है, बाकी सबको नहीं बढ़ाना है, किसी एक को बढ़ाना है। और उत्पादन जो है हमें क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी, उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी, तब उसे बोलेंगे प्रतिफल का वृद्धि नियम, ठीक है। इकाई उपादान हम बढ़ा दिए, मान लीजिए श्रम बढ़ा दिए या पूंजी बढ़ा दिए, तो हमारा उत्पादन जो है वो बढ़ गया, तो उसे बोलेंगे प्रतिफल का वृद्धि नियम। तीसरा आपका होता है प्रतिफल का समता का नियम। इसमें क्या है, यदि उत्पादन के उपादानों में वृद्धि करने से कुल उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। हमने उत्पादन के लिए जितने भी अपने उपादानों में वृद्धि की है, हमारे उत्पादनों में 5 वृद्धि की है, और आपके जो है कुल उत्पादन में भी जो आपका जो है कुल उत्पादन जो है आपका वो भी आपका 5 हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है, तब जाके क्या बोलेंगे प्रतिफल का समता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के 2 कारण लिखिए। तो इसमें जैसे कि आपका शिक्षा का अभाव होता है, आय का स्थायी साधन नहीं होता है ग्रामीणों के पास, रीति रिवाज का प्रभाव होता है, जैसे कि किसी की शादी करना है, लड़कियों की शादी करना है, बच्चों की शादी करना है, इसलिए भी ग्रामीण में बहुत सारे अभी तक लोग ऐसे हैं जो लोन ले लेते हैं, शादी करने के लिए लोन ले लेते हैं, बाद में उसी शादी का जो है कर्जा भरते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो सभी जो है ऋणग्रस्तता के कारण हैं। और जैसे कि बड़ा परिवार होता है तो आय कम होती है तो ऋण दे नहीं पाते हैं, समस्या रहती है, तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ में जरूर आ रही होगी। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बड़ी बोरिंग वीडियो रहा यार।